नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है उमंगों का आशियाना। अवनी कमरे में चाय लेकर आई तो पम्मी झट से बोली, अरे हमारे साथ इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है भाई, हम तो घर के ही लोग हैं। फॉर्मेलिटी नहीं है, चाय है, हमें भी पीनी थी सो बना लाई। सब हंस पड़े। अवनी की सास कावेरी 2 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई थी तो पम्मी और उसकी सास उमा उन्हें देखने के लिए आए थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। अवनी और पम्मी एक ही किटी के मेंबर थे। दोनों के बच्चे भी एक ही स्कूल में जाते थे, अतः दोनों में ठीक ठाक दोस्ती थी। उनकी सासें कावेरी और उमा कॉलोनी में चलने वाली साप्ताहिक सत्संग की मेंबर थी, अतः उनमें भी गपशप का रिश्ता था। जाओ भाई, तुम दोनों बहुएं चाय पीते हुए अपनी बातें करो और हमें अपनी करने दो। उमा बोली तो पम्मी और अवनी अपनी अपनी चाय लेकर खुशी खुशी बाहर आ गए। क्या यार, पता है तूने पिछले 15 दिनों से कितना कुछ मस्त कर दिया। सुमन के यहाँ शुक्रवार को किटी थी, पिछले सोमवार को पूरा ग्रुप पिक्चर और लंच के लिए गया था। इस बार निशा ने अपने बर्थडे की क्या ज़बरदस्त पार्टी दी। तू होती तो। पम्मी के उत्साहित स्वर से अवनी का चेहरा उतर गया। मैं कैसे होती यार, मैं वहाँ होती तो इस घर में गधों की तरह मजदूरी कौन करता। सासू जी तो 10 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी थी। पहले डेंगू हो गया था, अब ये लंग इन्फेक्शन। जब देखो खांसती थूकती रहती हैं। तौबा, मेरा तो जी खराब होने लगा है। रसोई में उठकर आ जाती है, सब्जी काटने लगती हैं और उसी पर खांसती रहती हैं। सच पम्मी, मुझे तो बच्चों के लिए बड़ा डर लगने लगा है, कहीं उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। सोनू को पिछले महीने ही फ्लू हुआ था। रिंकी को भी जल्दी खांसी जुकाम पकड़ती है। मैंने बच्चों को कहकर भी रखा है कि दादी के पास ना जाया करो, मगर मेरी सुनता कौन है। सास की बीमारी से झल्लाई अवनी को बड़े दिनों बाद कोई अपना दुखड़ा सुनाने को मिला तो वह फट पड़ी। तू कोई नर्स क्यों नहीं रख लेती उनकी देखभाल के लिए। पम्मी चाय का सिप लेते हुए बोली, कैसे रख लूँ, कितना पैसा लेती है नर्स, जानती भी है। इनके अकेले की कमाई में क्या क्या कर लूँ। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, ऊपर से मम्मी जी के इलाज और दवाइयों के खर्चे। उन्हें जब देखो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। पर आंटी जी की पेंशन भी तो आती है ना। पम्मी की खुफिया नज़रें निधि के चेहरे पर टिकी थी। अवनी ऐसे हड़बड़ाई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। मन ही मन सोचने लगी, जरूर मम्मी जी ने अपनी पेंशन के बारे में इसकी सास को गाया होगा। आती है तो उनकी अपनी जेब में जाती है, कौन सा हमें दे देती हैं। वो तो ऊपर वाले पोर्शन से जो थोड़ा बहुत किराया आता है उसी का बहुत बड़ा सहारा हो जाता है, वरना खर्चों का मुंह तो भस्मासुर सा खुला ही रहता है। सच पम्मी, कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊं, संन्यास ले लूं, तभी शांति मिलेगी। निधि की रोनी सूरत देख पम्मी को सचमुच उससे सहानुभूति हो आई। यही तो हो रहा है आजकल। जिनकी संन्यास लेने की उम्र है उन्हें सारे सुख चाहिए, और जिनकी उम्र गृहस्थी का सुख उठाने की है उनको संन्यास झेलना पड़ रहा है। अब तुझे क्या बताऊं, बात छिरी है तो कह ही रही हूँ। हमारा भी यही हाल है। 2 कमरों का छोटा सा घर है। एक कमरे में मम्मी जी जमी है, दूसरा हम तीनों के पास है। अंकित 10 साल का हो गया है, अभी भी हमारे पास ही सोता है। हमारी कोई पर्सनल लाइफ, सेक्स लाइफ बची ही नहीं है। अरे तो दादी के पास नहीं सो सकता क्या। मम्मी जी को तो नींद आती नहीं, पूरी रात लाइट जलाकर रखती हैं, किताबें पढ़ती रहती हैं या रेडियो सुनती रहती हैं। अंकित को उनके पास जरा भी नींद नहीं आती। वैसे भी वह बड़ा हो रहा है, उसे भी तो अपना कमरा चाहिए। सोच रहे थे अपना बिजनेस बढ़ाएं, कुछ हालत सुधरेंगे तो बड़ा घर लेने की सोच सकते हैं, मगर बिजनेस में पैसा पहले लगता है, आता बाद में है। मगर तुम्हारी गांव में भी कुछ ज़मीन है ना, उसे बेचकर नया घर ले लो ना। इस बार पम्मी हक्की बक्की रह गई। अरे इसे कैसे पता चला कि हमारी ज़मीन के बारे में। ज़रूर मम्मी ने इसकी सास को बता रखा है। वो हमारी कहाँ है, मम्मी जी के नाम है और वे पुरखों की उस ज़मीन से ऐसे चिपकी हैं जैसे गुड़ पर मक्खी। क्या फ़ायदा इतना सत्संग भजन करने का, एक ज़मीन से तो मोह छूटता नहीं। पम्मी मुंह बनाते हुए बोली, कभी गांव भी नहीं जाती, रहती खाती हमारे साथ हैं, लेकिन अगर हमने ज़मीन का नाम ले लिया तो आग बबूला हो जाती हैं।
कहती हैं मेरे जीते जी मैं उसे नहीं बेचने वाली, मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। वो तो अंकित के पापा ने उस ज़मीन को दिखाकर एक फाइनेंसर से कुछ लाख का पर्सनल लोन लिया है, उसी से बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बात मम्मी जी को पता नहीं है, तू भी जिक्र मत करना। पम्मी भावावेश में अपने राज उगल गई। ओह, एक और बात शेयर करती हूँ तुझसे। पम्मी इधर उधर देखते हुए अवनी के पास सरक कर फुसफुसाई, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक नया वृद्धा आश्रम खुला है, हम देखकर आए हैं, बहुत अच्छा है। वहाँ साल के कुछ पैसे भर दो, फिर सारी जिम्मेदारी उनकी। हमने मम्मी जी को वहाँ रखने का मन बना लिया है। वहाँ का माहौल अच्छा है, खुली और साफ आबो हवा है, फिर उनकी हम उम्र औरतें भी हैं, उनका खूब मन लगेगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी आंटी जी को वहाँ भेज दो, दोनों साथ होंगे तो खुशी खुशी चले जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम मिलने भी जा सकते हैं। मैंने एक दो से और बात की है, शायद उनका ग्रुप भी बढ़ जाए। सुनकर अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वृद्धा आश्रम, अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों की देखें या अपनी सुधारें। वैसे भी ज़रा सोच कर देख, बच्चों की बेहतरी के लिए उन्हें हॉस्टल नहीं भेजते क्या? इसे बस ऐसे ही समझ कि अपनी और उनकी सहूलियत के लिए उन्हें उनके हॉस्टल भेज रहे हैं। हमने तो मन बना लिया है, वे जाएंगी तो फिर उनका कमरा अंकित को दे देंगे। तुम्हारे पति मान गए? अवनी ने अचरज से पूछा। मान गए? मान क्या गए, बस जैसे तैसे मना लिया समझो। ये मम्मी जी से आजकल में बात करने ही वाले हैं। तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गई हो तो चलें पम्मी, अंकित स्कूल से आता ही होगा, उमा ने बाहर आकर कहा। तो दोनों थोड़ा सकपका गए। जी मम्मी जी कहकर पम्मी तो चली गई, मगर अवनी के दिमाग में एक ऐसा फितूर छोड़ गई जो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल और सुखी जीवन की चाबी लग रहा था। उसने शाम को बातों बातों में अपने पति कुणाल से इस बात का जिक्र किया, और ऐसे किया जैसे वह कोई वृद्धा आश्रम नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन का रिसोर्ट हो, जहां पर मां को भेजना उन्हें 4 धाम की यात्रा कराने जैसा पुण्य देगा। कुल मिलाकर अवनी की बातों से कुणाल भी सहमत हो गए और वृद्धा आश्रम देख आने की राजी हो गए। अरे देखना क्या है, पम्मी और भाई साहब ने देखा है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ उमा आंटी के साथ ही अगर मम्मी भी चली जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें कंपनी भी रहेगी और घर छोड़ने का उतना दुख भी नहीं होगा। आप जल्द ही मम्मी जी से बात कर लो। पर अवनी, मम्मी 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई हैं, उनकी रिकवरी तो हो जाने दो, फिर बात करते हैं। कहकर कुणाल सो गए, मगर अवनी की आंखों में अब नींद कहाँ। वहाँ तो एक बूढ़ी बीमार झंझट से मुक्ति पाने के सपने पलने लगे थे। अगले दिन से ही अवनी ने अपनी सास की जल्दी रिकवरी के लिए जोरदार सेवा शुरू कर दी। जूस सूप समय पे खाना, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा था। अवनी जिंदगी में पहली बार अपनी सास के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। धीरे धीरे कावेरी जी स्वस्थ हो गई, स्वयं को फिट महसूस करने लगी। अब वह अपने कमरे में नहीं बल्कि सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता लेती थी। घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। उनकी मॉर्निंग वॉक भी शुरू हो गई थी। आज हल्के बादल घिरे थे, मौसम खुशगवार हो रहा था, बाहर भी और अवनी के भीतर भी। कुणाल ने ऑफिस से आकर माँ से बात करने का वादा जो किया था, पम्मी तो अपनी सास से बात कर भी चुकी थी और वे अगले रविवार उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने जाने वाले थे। अवनी की तरह पता नहीं क्यों आज कावेरी जी भी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित लग रही थी। उन्होंने शाम की चाय पर अपने हाथों से बेटे की पसंद का मूंग दाल का हलवा और बहू के लिए पनीर कटलेट बनाए थे। कुणाल के आने पर उन्हें बड़े प्यार से परोसा और तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खाते हुए कुणाल ने माँ की ओर देखा तो वे उसे ऐसे निहार रही थी जैसे उसे बचपन में कुछ खिलाते हुए प्रेम और ममता से निहारा करती थी। यह सब देखकर पहले से ही घबराया कुणाल थोड़ा सकपका गया। वह खाते खाते रुक गया। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं बना है क्या? तू तो ये हलवा चट करके खा जाता था, आज ऐसे लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती निगल रहा है। नहीं माँ, बहुत अच्छा बना है। कहते हुए कुणाल ने चोर नज़रों से अवनी को देखा तो वह उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कटलेट के साथ उसे भी खा जाएगी। कुणाल कुछ संभल कर बोला, माँ आज कुछ खास है क्या? हाँ बेटा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने एक निर्णय लिया है,
जो तुम दोनों को बताना है। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे बहुत मान भी देते हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का भी सम्मान करोगे। ऐसी क्या बात है माँ, क्या निर्णय लिया है आपने? कुणाल और अवनी दोनों सुनने के लिए अधीर हो उठे। देखो बेटा, मेरी उम्र हो चली है, बीमार भी रहती हूँ, लगता है जैसे ज़्यादा दिन नहीं बचे रहे हैं। सोच रही हूँ अब बाकी का जीवन अपने जैसी बूढ़ी और असहाय औरतों के साथ बिताऊं, उनका सुख दुख बांटूं। पहले तो घर की जिम्मेदारियों के चलते कुछ करने का मौका नहीं मिला, पर अब जब बहू ने सब संभाल लिया है तो सोच रही हूँ कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर ही सही कुछ सेवा धर्म निभा लूँ। वही तो आगे काम आएगा, बाकी तो सब यही रह जाना है। वैसे भी तुम लोग समझदार हो, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो। तुम्हारे प्रति मैंने अपने सभी दायित्व पूरे कर लिए हैं, इसीलिए अब बाकी का जीवन अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उमा बहन जी किसी वृद्धा आश्रम के बारे में बता रही थी। सास की बात पूरी भी नहीं हुई कि अवनी का चेहरा खिल गया। वह मन ही मन सोचने लगी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी जी तो खुद उमा आंटी के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार बैठी हैं। अच्छा हुआ, चलो बच गए। कुणाल के मुंह से तो कुछ फूट ही नहीं रहा था। वृद्धा आश्रम? क्या कह रही हैं मम्मी जी? क्या हमसे कुछ भूल हो गई है जो आप? अवनी ने भली बनने की कोशिश की। नहीं बहू, पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी जितनी सेवा की है उतनी कोई बेटी भी ना करे। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। यह निर्णय तो मैंने अपनी खुशी और संतुष्टि के कारण लिया है। आशा है तुम इसे अन्यथा नहीं लोगे और इसमें मेरा साथ दोगे। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। कुणाल गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। भीतर से वह भी सुकून में था कि चलो, माँ के सामने ऑकवर्ड महसूस करने से बच गया। हम आपसे हर वीकेंड मिलने आते रहेंगे। बेटे को राजी देख कावेरी जी ने एक गहरी सांस भरी और गंभीर भाव से आगे बोलना शुरू किया। तो ठीक है बेटा, अपने लिए एक अच्छा सा किराए का घर देख लो, पर जब देखोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि वह तुम्हारे ऑफिस के पास भी हो और बच्चे के स्कूल से दूर ना पड़े। आजकल ट्रैफिक की वजह से कहीं आने जाने में बहुत समय बर्बाद होता है। किराए का घर? कुणाल और अवनी चौंके। क्या मतलब माँ? किराए का घर तो देखना ही पड़ेगा ना। तुम लोगों को यहाँ से शिफ्ट जो होना है। इतना बड़ा धमाका करने के बावजूद कावेरी का स्वर मधुर और संयत था। हमें क्यों शिफ्ट होना है भला? अवनी हड़बड़ाई। अब मैं इस बुढ़ापे में अपना घर छोड़कर क्यों जाने लगी? यह घर ही तो तुम्हारे पिताजी की अंतिम निशानी है मेरे पास। मैं तो यहीं रहूँगी और यहीं अपने सामान कुछ और बूढ़ी महिलाओं को रखूँगी और हम लोग। कुणाल बदहवास सा बोला। देखो बेटा, तुम्हारे पिता तो बहुत जल्द हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम अपने परिवार का ध्यान रख सको। तो अब मेरी तुम्हारे प्रति सारी जिम्मेदारियां ख़त्म होती हैं। वैसे भी अब तुम लोगों को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। कब तक मेरे घर में रहोगे? कावेरी जी ने जिस नज़र से अपने बेटे को देखा, लग रहा था जैसे आज वे कोई पुराना हिसाब चुकता कर रही हों। हिसाब ही तो था उन सभी बातों का जो उन्होंने उस रात अनजाने में सुनी थी, जब अवनी और कुणाल उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने की योजना बना रहे थे। माँ के इस बदले रूप से कुणाल अवाक था। कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी उसमें। माँ का घर तो क्या यह मेरा नहीं है? पर मैं तो इसे अपना मानकर ही बैठा था। मानता भी क्यों ना? माँ ने आज से पहले कभी जताया भी तो नहीं था कि यह उसका घर है। हमेशा कितना अपनापन, कितना प्यार दिया, और आज वो तेरे मेरे पर उतर आई हैं। तभी कुणाल के भीतर कुछ भरभरा गया। ओह, मैं भी तो वही कर रहा था। कैसे माँ को उनके ही घर से निकालने की तैयारी कर रहा था। घर पिताजी ने बनाया था और माँ के नाम है, तो मालकिन वही हुई ना। फिर मैं कैसे उन्हें यहाँ से निकालने की सोच बैठा था। कुणाल के अंदर विचारों की उथल पुथल मची थी। अवनी के तो पैरों तले की जैसे जमीन खींच ली गई थी। कहाँ खो गए बेटा? हमारी पूरी योजना तो सुनो। हमने सोचा है कि ये कोई वृद्धा आश्रम नहीं होगा। वृद्धाश्रम के नाम सुनते ही बड़ी लाचारी, बेरोजगारी फीलिंग आती है।
हमने मतलब यानी और भी हैं जिसने माँ को ये सब सिखाया पढ़ाया? माँ हमने यानी मैंने और उमा जी ने मिलकर अपने इस प्रोजेक्ट का नाम उमंगों का आशियाना रखा है। यह नाम सुनते ही शरीर में एक उत्साह, एक उमंग सी दौड़ती है। हमारी योजना है कि हम हमारे अलावा यहाँ 6-7 और ऐसी बूढ़ी महिलाओं को रखेंगे जिनको मजबूरन वृद्धा आश्रम का रुख करना पड़ रहा है। 2 तो अपनी ही कॉलोनी में मिल गई हैं। वैसे बहू, मानना पड़ेगा तुम्हारी सहेली पम्मी को, जो अपनी सास के लिए बड़ी केयरिंग है। वह उन सभी को अपनी सास के साथ वृद्धा आश्रम भेजने की मूड में थी ताकि उमा जी को अकेले कोई कठिनाई ना हो। जब उमा जी ने मुझे बताया तो मैंने कहा, जब अपना इतना बड़ा घर है तो सब यहीं रह लेते हैं, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। कावेरी जी इत्मीनान से हलवा खाते हुए बोली, मगर उनका छोरा तीर सीधा अवनी के दिल पर लगा। ओह, तो मम्मी जी को सब पता चल चुका था, इसलिए ये सब प्लानिंग करके रखी हैं। मम्मी जी, आपको यह सब इतना आसान लग रहा है? सब आ तो जाएंगी, मगर खाएंगी क्या? आप लोगों के पास कुछ कमाई का साधन भी है क्या? इस बार अवनी बिलबिला उठी। उसकी चिंता तुम ना करो बहू, मेरी पेंशन है, फिर ऊपर के पोर्शन से अच्छा खासा किराया भी आता है, और उमा जी की गांव में बहुत बड़ी ज़मीन है, वह उन्हें कल ही बेच दी हैं। वे कह रही थी कि उसके ब्याज से ही हम सबका घर खर्च आराम से चल जाएगा। बाहर अभी भी मौसम खुशगवार था, मगर अवनी के भीतर जगह मौसमी खुमार उतरकर बुखार में तब्दील हो चुका था। वह मन ही मन पम्मी को कोस रही थी। हाय राम, कैसी बुद्धि फेरी उसने मेरी। हमें घर से बेघर करवा दिया, पर जो बोया है वो काटेगी ज़रूर। पता करती हूँ उस फाइनेंसर का जिससे उन्होंने गांव की ज़मीन दिखाकर लोन लिया है। उसे जब पता चलेगा कि वह ज़मीन तो बिक चुकी है तो उनको जेल भी हो सकती है। अवनी किसी घायल पंछी की तरह फरफरा रही थी। कुणाल का भी यही हाल था। इतनी कम तनख्वाह में किराए का घर, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, अकेले सब कैसे मैनेज करूँगा। यहाँ तो गैस, बिजली, फ़ोन बिल वगैरह मम्मी अपनी पेंशन से भर दिया करती थी। वह अपनी सोच पर पछता रहा था। कावेरी जी की कुणाल पर टिकी शांत गहरी आंखें जैसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, इसलिए तुम फिर कभी मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।